इजरायल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इजरायल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इस वक्त इजरायल से बड़ी खबर आ रही है। इजरायल के यरूशलेम शहर में फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। घटनास्थल की ओर एम्बुलेंस रवाना हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है और इस बीच बड़ी खबर इजरायल से आ रही है। इजरायल के यरूशलेम शहर में फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और इसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, ये जंग आक्रामक होती जा रही है, इस घटना को लेकर आप तक क्या अपडेट्स पहुंच रहे हैं? जी देखिए, जो अभी यरूशलेम से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 लोगों के घायल होने की खबर है। तो जो एक इजराइल की तरफ से जो बात मानी गई थी कि पूरा जो इलाका है इजराइल के नियंत्रण वाला, वहाँ से आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है, ये बात एक बार फिर से जाहिर हो जाती है। क्योंकि इतने दिनों के ऑपरेशन के बाद और इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एक बार फिर से यरूशलेम में इस तरह की फायरिंग हो रही है, जिसमें अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 लोगों के घायल होने की खबर है। जिस तरह की तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही है गाजा पट्टी पर हमले की और ग्राउंड एक ऑपरेशन की, वो बात तो अपनी जगह, लेकिन जो इंटरनली जहां जो खतरा भी मौजूद है, हालांकि ये कहा गया था कि 7-8 जगहों पर जहां पर आतंकवादियों का हमला हुआ था उसे पूरी तरह से क्लियर करा लिया गया है, लेकिन अभी जो ये हमला हुआ है इससे जाहिर होता है कि आतंकवादी अभी भी इजराइल की ज़मीन पर हैं और वो मौके की तलाश में है कि कब कहां किस वारदात को अंजाम दे। तो शुरुआती जानकारी यही है। एम्बुलेंसेज जो है वो घटनास्थल की तरफ रवाना हुए हैं। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा देखने के लिए कि आखिरकार इसमें कितनी कैजुअलिटी हुई है और कौन जो हैं इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो IDF है उसकी तरफ से ये कहा गया था कि जितने लोगों ने अब तक हमले को अंजाम दिया है उनमें से ज़्यादातर को एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन क्या इन पे आतंकवादी मौजूद हैं और किस तादाद में हैं ये देखना होगा। लेकिन ये हमला जो है एक बार फिर से संकेत देता है कि इजराइल जो है और ज़्यादा जो वो जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है वो और ज़्यादा रिजॉल्व के साथ करेगा। और वो जिस तरीके से गाजा पट्टी को उसने सीज किया हुआ है, हर तरह की सप्लाई रोक दी हुई है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तमाम मांगों के बावजूद वो कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अगर होना चाहिए तो गाजा पट्टी की तरफ से होना चाहिए, जो बंधक बनाए गए हैं उसको छोड़ा जाना चाहिए। और इन सब के बीच ये हमला जो है, एक ताज़ा जो हमला है, वो और कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्थिति को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। जया, माफ़ कीजिएगा गीता। उमा, क्या आप तक ये जानकारी पहुंच पाई है कि जो 2 लोग जो घायल हुए हैं वो आम लोग ही हैं या फिर जो जवाबी कार्रवाई आप जैसा बता रहे थे हमास और इजरायली सोल्जर्स के बीच में हो रही है, उनके बीच में ये फायरिंग हुई है या फिर आम लोगों को इस बार फिर निशाना बनाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के हमलों में ज़्यादातर आम लोग निशाना बनते हैं। जो जानकारी अभी IDF के हवाले से हमारे पास आई है उसमें ये कहा गया है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो एक स्टेटमेंट IDF की तरफ से जारी किया जाएगा। हो सकता है उसमें पूरी तफसीलात से के साथ बात की जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक और आतंकी हमला इजराइल की ज़मीन पर जो है वो इजराइल को इस बात के लिए और उकसाएगा कि वो और ज़्यादा गंभीर जो तरीके से गाजा पट्टी पर हमले करे। हमने देखा है कि अब तक जितने हमले हुए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं वो भी वहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं और तमाम तरह की मांगों के बावजूद पानी की सप्लाई हो या बिजली की सप्लाई हो या फिर ईंधन की सप्लाई हो, वो अभी शुरू नहीं की जा रही है इजराइल की तरफ से। तो जो हमास की तरफ से या फ़िलिस्तीन की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत को तैयार हैं या वो मानवीय मदद चाहते हैं, तो उस बात को कहीं और ज़्यादा धक्का लगाने वाला ये हमला है। और इस तरह के हमले के बाद इजराइल जो है वो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं होगा, किसी भी तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने को तैयार नहीं होगा। और इस मुतल्लिक उन लोगों पर जो अभी दिक्कत झेल रहे हैं उनकी मुसीबत और बढ़ने वाली है। ऐसे हमले यही इशारा करते हैं। उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर हम आगे भी आपसे बात करेंगे। इजरायल और हमास के बीच
जारी जंग अब ये इजराइल गाजा से निकलकर सीरिया तक भी पहुंच गई है। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क और एलेप्पो एयरपोर्ट पर एक साथ हवाई हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल ने सैन्य सूत्रों के मुताबिक बताया कि इजराइल ने 2 एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे। इजराइल के हमले में दोनों एयरपोर्ट के रनवे को नुकसान पहुंचा है और सीरिया में उड़ानें रोक दी गई हैं। सीरिया ने एयर डिफेंस रिस्पांस भी लॉन्च कर दिया है। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा में लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। गाजा में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। इसके तहत पहली चार्टर्ड फ्लाइट इजराइल से भारत के लिए रवाना हो गई है। तेल अवीव से भारत आ रही इस उड़ान में 230 लोगों के सवार होने की खबर है। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। We are very happy for the Modi government to help us support for this help has evacuate through Operation Ajay, and we are very thankful for us to provide. What are you doing in Israel? I am a master student in electrical engineering at Tel Aviv University. I'm very happy and it's been really scary here. Now we are going home and see you in India. और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तेल अवीव से उमा शंकर सिंह जुड़े हुए हैं। उमा, पहला जत्था भारत के लिए रवाना हो चुका है, वहां आप भी मौजूद थे। क्या कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाई? जी देखिए, जिन लोगों ने भारत वापस लौटने की अपील की थी उनमें से तकरीबन 230 को जो है वो इस पहली कॉमर्शियल माफ़ कीजिएगा चार्टर फ्लाइट से वापस ले जाया जा रहा है। ऐसी और भी जो रिक्वेस्ट है वो आई हैं और धीरे धीरे उनको प्रोसेस किया जा रहा है। भारत की तरफ से ये साफ कहा जाना है कि जो लोग लौटना चाहते हैं भारत सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए जो है वो तमाम बंदोबस्त करेगी। आपको पता है कि जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं और इसलिए जो वापस लौटना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत हो रही है। 18,000 भारतीयों की तादाद यहाँ पर है, जिनमें से तकरीबन 13-14 हज़ार जो भारतीय हैं वो केयर गिविंग सेक्टर में हैं, वो बुज़ुर्गों की सेवा में यहाँ पर लगे हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर अभी लौटना नहीं चाहते, ये हमें अभी जानकारी मिली है। लेकिन जो छात्र हैं या जो दूसरे सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लौटना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति आगे आने वाले समय में उनको ख़राब होती नज़र आ रही है। जो आतंकी हमला हुआ वो तो अपनी जगह, लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल जो है वो एक जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है और ख़ासतौर पे जो दक्षिणी इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो इजराइल की आर्मी की हो रही है और वहाँ से जो सिविलियंस हैं उनको सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे भारतीय जो उन दक्षिणी इलाकों में रह रहे हैं और वहाँ अपना काम कर रहे हैं उनको भी अंदरूनी इलाके में यानी कि तेल अवीव या दूसरी ऐसी जगहों पे आना होगा। अब जो जिन परिवार के साथ काम कर रहे हैं या जिस जगह पे काम कर रहे हैं अगर उनको रिटेन करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि उनको वहाँ पे रहना मुश्किल होगा तो वापस वो भी जाना चाहेंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शुरुआती तौर पे जो ऑपरेशन अजय है वो उतने बड़े पैमाने पर ना हो जैसे कि हमने सूडान में देखा या उससे पहले यूक्रेन में देखा, लेकिन अगर मांग बढ़ती है, भारतीयों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लौटना चाहते हैं तो भारत की सरकार हर एक भारतीय नागरिक को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार है और वो उस तरीके से योजना को आगे बढ़ाएगी। गीता। उमा, हम लोगों को सुन रहे थे, खुशी जाहिर कर रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही थी, बता रहे थे वहाँ हालात बेहद ख़राब है और उन्हें डर लग रहा है। किस तरह का माहौल है? जैसा कि आपने बताया कि कई जगह है जहाँ तक जो सुरक्षित भी हैं और लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी हमने देखा कि लगातार आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, फायरिंग हो रही है, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं।
जी देखिए, यहाँ पे जो खतरे का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये तेल अवीव है, यहाँ पे अपेक्षाकृत ये सुरक्षित इलाका है। यहाँ पर आज दोपहर को जब से हम आए तब से अभी तक एक बार भी एयर सायरन नहीं बजा है, ना तो किसी रॉकेट का हमला हुआ है। लेकिन जो दक्षिणवर्ती इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के खतरे ज़्यादा हैं, और जो भारतीयों का कंसंट्रेशन है वो उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में बहुत ज़्यादा है। उत्तरी इलाका जो है लेबनान से लगता है, उस तरफ से हिजबुल्लाह का जो आक्रमण है वो हुआ है, और उसके बाद जवाबी जो कार्रवाई है उसकी तैयारी इजराइल की तरफ से की गई है। तो बहुत बड़ी तादाद में जो फौज है उसकी जो उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो किया जा रहा है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो वहां पे भेजी जा रही हैं, और क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन के पहले जो उस इलाके में रहने वाले आम लोग हैं उनको निकालने का एक चलन है, एक प्रावधान है और एक ज़रूरत भी है। तो ऐसे में जब उन लोगों को निकाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों को डर लगना स्वाभाविक है, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अभी जो वापस लौटने की मंशा जताने वाले भारतीय हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी लौटना चाहते हैं भारत की सरकार उनको वापस ले जाने के लिए उनका बंदोबस्त कर रही है। और बड़ी बात यह है कि कमर्शियल फ़्लाइट्स क्योंकि बंद हो चुकी है, तो ऐसे में इससे पहले कि जो एयर ट्रैफिक पे पूरी तरह से पाबंदी लगे या वो बंद हो, युद्ध जैसे किसी हालत की स्थिति में, यानी कि ज़्यादा बड़ी जवाबी कार्रवाई की स्थिति में, तो उससे पहले भारतीय जो हैं लौटना चाहते हैं, और इसलिए ऑपरेशन अजय जो है चलाया गया है, और ज़रूरत को देखते हुए फ़्लाइट्स की तादाद आगे बढ़ाई जाएगी। उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजरायल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी है, और इसके तहत पहली चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो रवाना हो चुकी है। कल वो यहाँ पहुँच जाएगी। करीब 230 फंसे हुए भारतीय वहाँ से भारत लौट आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल में पीएम नेतन्याहू के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उनका बड़ा बयान भी सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि इजरायल भले ही अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हो, लेकिन जब तक अमेरिका है तब तक इजरायल को ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका हमेशा इजरायल के साथ है। साथ ही कहा कि हम यहाँ हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हालात का फायदा उठाकर कोई भी इजरायल पर हमले के बारे में सोच रहा है तो मैं कहूंगा ऐसा ना करे, क्योंकि अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक हमास का एक ही एजेंडा है, इजरायल को नष्ट करना और यहूदियों की हत्या करना। इजरायल के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इजरायल में हमला करने वाले हमास पर बच्चों की हत्या के आरोप भी लगे हैं। इजरायल के पीएम के ऑफिस ने मृत शिशुओं की भयावह तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को इजरायल के पीएम ने अमेरिकी विदेश मंत्री को भी दिखाया। The people of Israel have long and rightly prided themselves on their self-reliance, on their ability to defend themselves, even when the odds are stacked against them. The message that I bring to Israel is this: you may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. वहीं इजरायल के पीएम ने कहा कि जैसे आईएसआईएस को कुचला गया वैसे ही हमास को भी कुचला जाएगा। Secretary, your visit is another tangible example of America's unequivocal support for Israel. Hamas has shown itself to be an enemy of civilization. The massacring of young people in an outdoor music festival, the butchering of entire families, the murder of parents in front of their children and the murder of children in front of their parents, the burning of people alive, the beheadings, the kidnappings of a young boy, not only kidnapped, molested, hurt, attacked, and the sickening display of celebrating these horrors, the celebration and glorification of evil. President Biden was absolutely correct in calling this sheer evil.
इजरायल और हमास के बीच जारी जबरदस्त जंग के बीच इजरायल के मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है। इजरायल के मंत्री ने कहा है कि जब तक हमास इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ देता तब तक बिजली पानी नहीं मिलेगा। इजरायल के मंत्री के मुताबिक इजरायली नागरिकों की रिहाई होने तक पानी बिजली की सप्लाई नहीं होगी, साथ ही फ्यूल ट्रक भी गाजा नहीं जाएगा। इजरायल पर हमले के बाद हमास के आतंकियों ने करीब 150 इजरायली और विदेशी नागरिकों का अपहरण कर लिया था। जवाबी कार्रवाई में 9 अक्टूबर को इजरायल ने गाजा बॉर्डर पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 11 अक्टूबर को पूरे गाजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। 5 में से 3 वाटर प्लांट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। क्या हमास ने इजरायल पर अपने दम पर हमला किया? क्या इतने बड़े हमले की खबर किसी को नहीं थी? ये बात सुरक्षा विशेषज्ञों को हजम नहीं हो पा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। इजरायल के हमलों ने गाजा पट्टी को जैसे मलबे में बदल डाला है। हजारों इमारतें जमींदोज हैं, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हैं। नेतन्याहू का कहना है कि अब गाजा पट्टी वो नहीं रहेगी जो पहले थी। But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. लेकिन क्या हमास को इजरायल की ओर से ऐसी जवाबी कार्रवाई का अंदेशा नहीं रहा होगा? सवाल 2 है। हमास ऐसी अचूक तैयारी कैसे कर पाया और क्या हमास के पीछे भी कुछ संगठन और मुल्क हैं? इतना बड़े स्केल का अटैक के लिए ज़रूरी है एक बहुत बड़ी तैयारी, प्लानिंग, हथियारों की सप्लाई, इतने रॉकेट हज़ारों की तादाद में उनको प्रोक्योर करने के लिए पैसा, इसकी प्लानिंग, इसका ऐसे रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी, इसके पीछे हमास के पीछे ज़रूर वैश्विक शक्तियां हैं। सुरक्षा जानकारों की अगर माने तो हमास ने सोच समझकर ही ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। हमास प्रमुख ने बयान दिया है कि ये इजरायल के खिलाफ आखिरी जंग साबित होगी। ये बताया जा रहा है कि ईरान को भी ऐसे हमले की खबर नहीं थी, लेकिन ये बात आम है कि हमास के पीछे ईरान, कतर और लेबनान जैसे देशों की ताकत भी हो सकती है। इसलिए इस युद्ध के और भी फैलने का अंदेशा है और इसी को देखते हुए अमेरिका ने CBN-78 जैसा विमानवाहक पोत इजरायल भेजा है, जिस पर 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान, मिसाइल और हथियार हो सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि हमास के हाथ कोई खतरनाक बम तो नहीं लगा है। मुझे लगता है कम से कम 1.5 से 2 साल की प्लानिंग थी और ट्रेनिंग थी। बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से उन्होंने 20-22 जगह पे बॉर्डर फेंस को तोड़ा, पूरे सर्विलेंस सिस्टम को नकारा किया और हज़ारों की तादाद में प्रिसीशन गाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, जो कि आज से पहले नहीं हुआ था। तो इसमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो अकेला हमास ये कर नहीं सकता था, इसके साथ किसी न किसी दूसरे देशों का फंडिंग भी है और ट्रेनिंग भी शामिल है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है इस पूरे चीज़ में कि जो एक खौफ था इजरायली सेना का, उनके सर्विलेंस सिस्टम का, उनकी इंटेलिजेंस का, वो काफ़ी हद तक उसको आघात पहुंचा है। इजरायल और हमास के बीच जारी लड़ाई फिलहाल थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। डर है कहीं इस जंग में कई और देश शामिल हो जाएं तो इसकी आग और ज्यादा फैल सकती है। पश्चिम एशिया के संकट पर भारत सहित पूरी दुनिया की नजर है। हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी को धूल में मिलाए जाने की इजरायली जिद इस संकट का एक और आयाम है। इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द बातचीत का रास्ता निकालकर इस समस्या का हल निकाला जाए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन का उत्तराखंड दौरा किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। जोलिंगकोंग इलाके में बने इस व्यू पॉइंट से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। नरेंद्र मोदी देश के
पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए। बाद में पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने इस डर से सीमावर्ती इलाकों का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए, लेकिन आज का भारत पहले की सरकारों की इस डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के साकेत इलाके से हैरान करने वाली घटना सामने आई। कैब में बैठी एक लड़की पर एक शख्स ने चाकू से कई वार किए। हालांकि भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया है। लड़की को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की पर चाकू से 12 से 13 बार हमले किए गए। हालांकि वो अब खतरे से बाहर है। उसके जबड़े का ऑपरेशन भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच मनमुटाव था। आखिरी बार दोनों 10-12 दिन पहले मिले थे।